मणिपुर में दंगों का इतिहास कोई आज या कल का इतिहास नहीं है, बल्कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही मेतेई और कुकीज़ के बीच का ये कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। हालांकि बीच में ये थोड़ा कम हो गया था, लेकिन मई 2023 से लेके अब तक ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि मणिपुर के सीएम को सीएम पद से रिजाइन करना पड़ा और अभी वहां पर प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मणिपुर दंगों का पूरा सच, उसका इतिहास और क्यों मणिपुर के सीएम ने रिजाइन किया और मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद अब तक क्या क्या बदलाव हुए। मणिपुर अपने डाइवर्स कल्चर और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो विवाद की जड़ें हैं उनके कई पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल रीजंस हैं। अब आपको बताते हैं उस कहानी के बारे में जब मणिपुर का अस्तित्व भी खतरे में आ गया था। 13 दिसंबर 1751 को मणिपुर के राजा पम्हिबा की डेथ हो जाती है, जिसके बाद किंगडम ऑफ बर्मा यानी जो आज का म्यांमार है वो मणिपुर पर लगातार हमला करता है और उसके एरिया को कैप्चर करने लगता है। उसके बाद 1819 में बर्मा पूरी तरह मणिपुर पर कब्जा कर लेता है। फिर वहाँ के राजा गंभीर सिंह ब्रिटिशर्स से मदद की गुहार लगाते हैं और ब्रिटिशर्स 1826 में बर्मा किंगडम को मणिपुर से बाहर निकाल देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ब्रिटिशर्स इतने अच्छे तो थे नहीं कि वो किसी की मदद करें और बदले में कुछ ना लें। इसके बाद ब्रिटिशर्स मणिपुर के राजा को तो राजा बने रहने देते हैं, लेकिन उसकी कमान अपने हाथ में रखते हैं और टैक्स लेते रहते हैं। ब्रिटिशर्स यहाँ पर डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाते हैं। उन्होंने कुकी कम्युनिटी को हिली एरियाज में बसाना शुरू कर दिया और मेती कम्युनिटी पहले से ही वैली एरियाज में बसी हुई थी। उन्होंने दोनों कम्युनिटीज़ के बीच ये कह के असमानताएं पैदा करनी शुरू कर दी कि दोनों ही कम्युनिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए मेतेई वैली में रहेंगे और कुकी हिली एरियाज में। इसी दौर से मणिपुर में विवाद के बीज बो दिए गए। तो मणिपुर में बेसिकली 3 कम्युनिटीज़ रहती हैं, मेतेई, कुकी और नागा। मेतेई 53% पॉपुलेशन के साथ यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो इम्फाल वैली में रहती है और जो हिंदू धर्म को फॉलो करती है। अब कहने को तो ये वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, लेकिन ये मणिपुर में केवल 10% एरिया में रहती हैं और क्योंकि ये वैली एरियाज़ में रहती हैं तो इनके पास सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन ये सब आसानी से मिल जाता है, तो इन्हें दूसरी कम्युनिटीज़ से एडवांस माना जाता है। दूसरी है कुकी और नागा कम्युनिटी, जो 40% पॉपुलेशन के साथ मणिपुर के हिली एरियाज़ में रहती है, जो मणिपुर का 90% एरिया है और इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला है, जो इनको काफ़ी सारे प्रिविलेजेस देता है। जैसे मणिपुर में कहीं भी ज़मीन बेचने और ख़रीदने की आज़ादी, रिजर्वेशन की सुविधा, और मेतीज़ इसका पार्ट नहीं है तो उन्हें हिली एरियाज़ में ज़मीन खरीदने का कोई राइट नहीं है। मेतीज़ काफ़ी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि उन्हें भी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, जिससे कि वो भी मणिपुर के हिली एरियाज़ में ज़मीन खरीद सकें और रिजर्वेशन की सुविधा ले सकें। लेकिन नागा और कुकीज़ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। उनका मानना है कि उनकी कम्युनिटी के लिए रिजर्व संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। वैसे तो कुकीज़ और नागा में आपस में बैर रहता है, लेकिन जब बात मेतीज़ की आती है तो ये दोनों एक हो जाते हैं। दोनों कम्युनिटीज़ के बीच विवाद तब और ज़्यादा बढ़ गया जब मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि मेतीज़ को भी एसटी का स्टेटस देने के लिए सेंटर को एक प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। ये बात कुकीज़ को इतनी चुभी कि लोग विरोध पर उतर आए और देखते ही देखते विरोध हिंसा में बदल गया। ऐसी हिंसा जो अभी तक शांत होने का नाम नहीं ले रही। मणिपुर वायलेंस का प्राइमरी रीज़न वैसे तो इंटरनल फैक्टर्स हैं, लेकिन क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी, ड्रग ट्रैफिकिंग और रिफ्यूजी इन्फ्लक्स जैसे इश्यूज इसको एक इंटरनेशनल एंगल देते हैं। हालांकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन इंटरनेशनल कंट्रीज से नहीं दिखता। मणिपुर वायलेंस में इंटरनेशनल एंगल क्या है, चलिए जानते हैं। मणिपुर में कुछ आर्म ग्रुप एक्टिव हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहते हैं और इनमें से कुछ ग्रुप्स को नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि म्यांमार से सपोर्ट मिलने की बातें होती हैं।
म्यांमार के बॉर्डर एरियाज में इन ग्रुप्स के हाइडआउट्स हैं और वहां से ये लोग फंडिंग, वेपन्स और ट्रेनिंग लेते हैं। क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट इंसर्जेंसी को फ्यूल करता है और वायलेंस को बढ़ावा देता है। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड ये तीनों गोल्डन ट्रायंगल कहलाते हैं, जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग का एक मेजर हब है। यहाँ से ड्रग्स, आर्म्स और अदर इलीगल आइटम्स का स्मगलिंग होता है और मणिपुर इनके करीब है। ये इलीगल ट्रेड वायलेंस और इनस्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। म्यांमार में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और मिलिट्री क्रैकडाउन जैसे रोहिंग्या क्राइसिस और 2021 कूप के बाद इन सब कारणों की वजह से वहां से लोग मणिपुर में रिफ्यूजी बनकर आने लगे। इससे रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ता है और लोकल कम्युनिटीज के बीच टेंशन्स बढ़ जाती है। मणिपुर में अब तक लगभग 250 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग मणिपुर से डिस्प्लेस हो गए। वहां पर बढ़ती हुई जातीय हिंसा और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण वहां के सीएम एन बीरेन सिंह, जो कि खुद एक मेतई हैं, उन्होंने 9 फरवरी 2025 को सीएम पद से रिजाइन कर दिया। उन पे बहुत लंबे समय से ये आरोप भी लगाया जा रहा था कि वो अनबायस्ड नहीं हैं और उन पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो सीएम पद से रिजाइन कर दें। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगने को करीब 1 महीना होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद में वायलेंस में कुछ रिडक्शन हुआ है, लेकिन सिचुएशन अभी भी सेंसिटिव है। सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से सिक्योरिटी इंप्रूव हुई है और वायलेंस थोड़ा कम हुआ है। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट बढ़ गई ताकि पीस मेंटेन रह सके, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के सामने अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं।